हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसको फुल डिटेल में हम करेंगे, एक एक वर्ड को बहुत डिटेल में हम समझेंगे, क्योंकि देखिए आपको अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो उसके लिए एनसीईआरटी ही सबसे बेस्ट है। इसमें क्या है, अगर आप इसके हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को अच्छे से समझते हैं तो फिर अगर एग्जाम में कोई कॉन्सेप्चुअल अलग से भी आ जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना है। देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। देखिए फर्स्ट क्या है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ, थिंक व्हाट हैपन व्हेन। मतलब कि हम अपनी डेली लाइफ से समझने जा रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। फर्स्ट क्या है यहाँ पे, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर हम समर के टाइम पे मिल्क को, इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, अगर हम समर के टाइम पे इसका हम फर्स्ट करने जा रहे हैं। समर के टाइम पे मिल्क को अगर हम समर के टाइम में इसको बाहर ही छोड़ देते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, मिल्क क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक तरह से केमिकल रिएक्शन ही हो रही है यहाँ पे। सेकंड हमारा क्या है, एन आयरन तवा और पैन या नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फेयर। जो आयरन तवा या आयरन की कोई भी चीज है, अगर हम उसको बाहर या ह्यूमिड एटमोस्फेयर में छोड़ देते हैं, जैसे अगर वो वाटर और एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वहां से क्या होएगा, आयरन की रस्टिंग हो जाएगी, उस पर जंग लग जाएगा। तो हम अगर डेली लाइफ की, जब तक अगर हमें साइंस की नॉलेज नहीं है तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये वैसे ही हो जाता होगा, कि हाँ रस्टिंग हो जाती है। लेकिन अगर हम साइंस की वे से इसको समझेंगे तो वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस वहां पे हो रही है। तो देखिए इसको समझते हैं। अब थर्ड हमारा आ जाता है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। मतलब कि ग्रेप्स का क्या हो जाता है, फर्मेंट हो जाते हैं, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो ये भी एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। फिर आ जाता है हमारा फूड इज कुक्ड। जैसे फूड का बनना, जो फूड का कुक होना, वो भी एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है यहाँ पे। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो फूड का डाइजेशन है, देखिए ये कंप्लीट एक प्रोसेस है डाइजेशन का, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें भी क्या हो रहा है, ये भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और जो हम वी रिस्पायर, हम जो ब्रीथ कर रहे हैं, मतलब O2 को इनहेल कर रहे हैं, CO2 को एक्सहेल कर रहे हैं, तो भी ये भी क्या है, एक टाइप की केमिकल रिएक्शन ही हो गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लग रहा है तो आप साथ साथ कमेंट करते रहिएगा। इन ऑल द अबो, देखिए यहाँ पे, इन ऑल द अबो सिचुएशन द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज। तो जितने भी हमने अभी एग्जांपल्स देखे हैं उसमें क्या हो रहा है, जो इनिशियल हमारी सब्सटेंस थी ना, जैसे मिल्क का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मिल्क जैसे हमने पहले लेके हम चले थे, उसकी आइडेंटिटी समवट चेंज हो गई है, पहले से वो चेंज हो गया है। तो इन्हीं को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के होने का कैसा, कैसे आपको पता चलेगा कि अगर आपको, आपकी जो इनिशियल जो भी सब्सटेंस थी, अगर उसमें कुछ चेंज हो जाए या एक नया प्रोडक्ट वहां पे बन जाए, तो वही क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, अब हम इस लाइन से करते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। हमने क्लास 9th में भी मैटर के बारे में पढ़ा है कि मैटर होता क्या है। मैटर क्या है, एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है, एंड हैव सम मास। मतलब ऐसी कोई चीज जिसका कुछ ना कुछ मास होता है और जो कोई स्पेस लेती है, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, उन सभी चीजों को हम मैटर बोलते हैं। तो whenever a chemical reaction, whenever a chemical reaction change occur, we can say that a chemical reaction has taken place। मतलब कि उसमें अगर मान लो कि कुछ चेंज हो गया तो हम बोलेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो गई। ठीक है, अब देखिए, यू मे परहैप्स, अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बी वंडरिंग एज व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय केमिकल रिएक्शन। फिर अगर हम एक्चुअल में इसका मीनिंग समझे कि केमिकल रिएक्शन से हम क्या समझते हैं, हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस, लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। देखिए
एक्टिविटी फर्स्ट 1.1 यहाँ पे हम देख रहे हैं। द एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंस, मतलब कि कोई भी एक्टिविटी हम लैब में कर रहे हैं, हम मतलब कि स्टूडेंट को इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती, केमिकल का इतना पता नहीं होता, तो आपको टीचर की प्रेजेंस में ही एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर सुटेबल आई ग्लासेज, अगर हम लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते टाइम आई ग्लासेज यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, क्लीन आ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर। एक मैग्नीशियम रिबन है 3 to 4 सेंटीमीटर, पहले उसको रब कर लेना, पहले उसको क्लीन कर लेना विद सैंड पेपर। तो वहां पे क्या होएगा, हम उसको साफ क्यों करें, क्योंकि हो सकता है कई बार कुछ केमिकल होते हैं वहां पे लैब में रखे रखे एयर के कांटेक्ट में आने से, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से वो कुछ रिएक्शन कर लेते हैं, तो हमें प्योर फॉर्म नहीं मिलती, इसलिए हम पहले यूज करने से पहले क्या करेंगे, हम मैग्नीशियम रिबन को साफ करेंगे। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग, जैसे यहाँ पे इसने, मैं आपको शो कर रही हूँ, यहाँ पे जैसे होल्ड करके रखा है मैग्नीशियम रिबन को टंग से, ठीक है। जैसे घर में भी हम कोई गर्म चीज है उसको या कोई अटेंसिल्स है उसको पकड़ने के लिए इसको यूज करते हैं, तो ये उसी टाइप का हो गया। बर्न इट सॉरी होल्ड इट विद पेयर ऑफ टोंग्स, बर्न इट यूजिंग अ स्प्लिट लैम्प और बर्नर। फिर क्या है, बर्नर, जैसे ये हो गया बर्नर, इसमें इसको हीट करेंगे, फॉर्म एंड कलेक्ट द एश। अब देखो कोई चीज हम हीट कर रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई एश तो यहाँ पे बनेगी ना, उसको क्या करना, वॉच ग्लास में, जैसे ये हो गया, यहाँ पे व्हाइट कलर के, जो इसको चाइना डिश बोलते हैं, यहाँ पे जो एश है ना, जो बाद में जो प्रोडक्ट बचेगा उसको यहाँ पे इकट्ठा कर लेना है। वट डू यू ऑब्जर्व, तो यहाँ से हमें क्या ऑब्जर्वेशन हुई वो हम देखते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ये यहाँ पे वो एक्टिविटी का डायग्राम हो गया, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन ऑफ एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, मतलब कि जो हमें ऑब्जर्वेशन हुई ना इस एक्टिविटी से, वो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो देखिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। हम देखेंगे कि जो जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे थे वहां पे व्हाइट फ्लेम आ रही है, एंड चेंज इनटू ए व्हाइट पाउडर, और जो लास्ट में हमें ऐश मिली है ना, एक व्हाइट कलर का पाउडर मिला है। दिस पाउडर, वो जो पाउडर बना है ना, वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब इसमें भी जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था कि हमें केमिकल रिएक्शन का कैसे पता लगेगा कि वो हुई कि नहीं हुई। जैसे हम लेके चले थे मैग्नीशियम रिबन, ओनली मैग्नीशियम मेटल, लेकिन यहाँ पे फॉर्म क्या हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है MgO। तो यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक न्यू प्रोडक्ट बना और इनिशियल सब्सटेंस में कुछ चेंजेस आए, तो ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन होगी। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना, देखिए, जब हमने हीट किया, कभी जब भी हम किसी चीज को हीट करते हैं तो वहां पे क्या हो रहा होता है, मतलब कि कंबेशन रिएक्शन उसको बोलते हैं। कंबेशन का मीनिंग ही ये है कि हम उसको हीट करें एयर की प्रेजेंस में। तो जब इसका कंबेशन हुआ तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिविटी 1.2 और 1.3 है, तो पहले हम एक्टिविटी 1.2 को देखते हैं। टेक अ लेड नाइट्रेट, मतलब ये भी क्या है, एक एग्जांपल है एक तरह से केमिकल रिएक्शन का। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। देखिए लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट, तो देखिए लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा PbNO, सॉरी NO3 2, ये होता है हमारा लेड नाइट्रेट। तो इसका भी हम क्या करवा रहे हैं, लेड नाइट्रेट का क्या करवा रहे हैं, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। तो लेड नाइट्रेट में हम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हमें मतलब कि क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ पे होगी, हाँ जी, देखिए हम क्या कर रहे हैं, मतलब लेड नाइट्रेट की रिएक्शन जब हम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से कराएंगे, वो यहाँ पे
एक मिनट, ये एक्टिविटी हमारी 1.3 है, तो वो जो बनेगा ना उसमें भी जो प्रोडक्ट बना है उसमें भी क्या हो रहा है, एक न्यू प्रोडक्ट वहां पे फॉर्म हो रहा है। देखिए क्या बनता है, मैं आपको ये रिएक्शन शो करती हूँ, ये आपकी क्या है, बुक में शो नहीं की हुई है, मैं आपको करके बताती हूँ। पी बी यहाँ पे क्या है, NO3 प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। इस तरह से ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट हो गए। तो इसमें क्या बनेगा, अब पोटेशियम पे होता है +2 चार्ज और आयोडीन पे होता है कितना, -1, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, PbI2 बन जाएगा यहाँ से प्लस। अब देखिए K और NO3 से क्या बन जाएगा यहाँ पे, KNO3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, NO3 क्यों होता है, ये मैंने आपको वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि कैसे कोई केमिकल कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। वो यहाँ पे हम नहीं करेंगे, मैंने इसमें बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है। अभी आप ये देखिए कि प्रोडक्ट यहाँ पे कैसे बना है। देखिए इसका जो यहाँ पे कैटायन, मतलब हमने फर्स्ट जो रिएक्टेंट लिया इसमें कैटायन क्या है, Pb2+, और यहाँ पे NO3 -1 था, क्योंकि नाइट्रेट पे क्या होता है, -1 चार्ज होता है, इसलिए इसको हमने 2 लिया है। तो क्या होता है, इसका कैटायन और उसका एनायन रिएक्ट करेंगे, तो Pb और I से बन जाएगा PbI2 प्लस KNO3, मतलब पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बन जाएगा लेड आयोडाइड, ठीक है। इस टाइप से प्रोडक्ट इसमें बनेगा, इसको आपकी बुक में शो नहीं किया हुआ है। लेकिन ये देखिए आपने जो इनिशियल जो रिएक्टेंट लिया था उसमें क्या है, कुछ चेंज यहाँ पे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक तरह से ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब देखिए, अब हम एक्टिविटी 1.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 1.3 में क्या है, टेक अ फ्यू जिंक, क्या है इसमें बहुत सारे हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में बता रहे हैं। टेक अ फ्यू जिंक ग्रैनुली, मतलब कि हमने जिंक को ले लिया है, जिंक मेटल को, इन कोनिकल फ्लास्क, किसी कोनिकल फ्लास्क में ऐड कर दिया है, इन अ टेस्ट ट्यूब ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसमें क्या डाला हमने, HCl ऐड किया है। अभी यहाँ पे नीचे डायग्राम में शो भी किया हुआ है, मैं पहले आपको केमिकल रिएक्शन बता दे रही हूँ। और सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कि आप एसिड कोई भी ले सकते हो, HCl भी ले सकते हो, और सेकंड हमारा क्या है, H2SO4 भी आप ले सकते हो, इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब जिंक और Cl मिलके क्या बना देंगे, जिंक क्लोराइड, ZnCl2 प्लस यहाँ पे क्या है, H2 गैस निकल जाएगी, सॉरी H2 गैस यहाँ पे निकल जाएगी, तो ये वाला प्रोडक्ट बना। अब इसमें भी यहाँ क्या था, जिंक मेटल था, और अब इसका क्या है, जिंक क्लोराइड बन गया है, एक टाइप का सोल्ट बन गया है। तो यहाँ पे भी क्या है, जो हमारी इनिशियल सब्सटेंस थी उसमें कुछ चेंज आ रहा है, तो ये भी क्या होगी, एक टाइप की केमिकल रिएक्शन होगी। देखिए यहाँ पे ये वाला ये कोनिकल फ्लास्क में शो किया हुआ है। अब हमने क्या है, इसमें क्या है, जिंक ग्रैनुली को ऐड किया और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला, H2SO4, तो क्या होएगा, जब मैंने HCl लिया था तो जिंक क्लोराइड बना था, अब मैंने क्योंकि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया जो कि H2SO4 होता है, तो अब इसमें प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जिंक प्लस H2SO4 से क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, जिंक और सल्फेट, तो ZnSO4, क्योंकि इसका जिंक का हम एक तरह से, ये तो न्यूट्रल है, यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं है, नहीं तो हम कैटायन और एनायन को लेते, तो जिंक और SO4 से ZnSO4 बना और H2 गैस। तो ये एक तरह से आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हुआ है कि जब भी हम किसी मेटल की एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे एक क्या बनेगा, एक सोल्ट बनेगा और H2 गैस निकलेगी, ये कंफर्म होता है, ठीक है। अब देखिए ये हमने 3 टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़ी, अब हम ये देख रहे हैं कि ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसे हमें पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, फ्रॉम द अबो 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस। फर्स्ट है चेंज इन स्टेट, किसी की स्टेट चेंज हो जाए, ठीक है, मतलब कि कोई चीज सॉलिड थी, सॉलिड से गैस में चेंज हो जाए या लिक्विड में चेंज हो जाए, तो स्टेट चेंज होने से भी केमिकल रिएक्शन मतलब वहां पे हुई है। सेकंड हमारा आ जाता है चेंज इन कलर, कि कलर चेंज, किसी सब्सटेंस पहले कोई कलरलेस थी फिर वो कलर्ड हो जाए आफ्टर रिएक्शन, तो इसका मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस रिलीज हो, मतलब कि दो टाइप की हम आगे ये आएगा कॉन्सेप्ट कि दो टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, कुछ एक्सोथर्मिक कुछ एंडोथर्मिक, कि अगर हमें हीट देनी पड़ेगी उस रिएक्शन को करवाने के लिए तो वो एंडोथर्मिक होगी, अगर उसमें हीट रिलीज हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। लेकिन दोनों ही केस में मतलब इवोल्यूशन ऑफ, मतलब गैस में कुछ
चेंज तो आ रहा है, देनी पड़ रही है, रिलीज हो रही है, एक तरह से हीट वाला इफेक्ट हो गया। तो इसका मतलब वहां पे भी हमें पता चल जाएगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है। अब देखिए फोर्थ है हमारा चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कि पहले जब हमने रिएक्शन स्टार्ट की थी वहां पे क्या है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर था। फिर बाद में रिएक्शन होने के बाद हो सकता है बहुत सारी हीट रिलीज हो, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा वहां पे। तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वहां पे भी हम क्या बोलेंगे, कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, as we observe the change around us, we see that there is a large variety of chemical reaction। मतलब कि ये नहीं कि हाँ हमने अब जैसे यहाँ पे 3 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने इधर पढ़ा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है, और फिर हम उनको क्या है, कंप्लीट केमिकल रिएक्शन को शो करने की बजाय हम उनको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि हमारे लिए मतलब वो लिखना भी इजी रहे और सामने वाले या एग्जामिनर को समझना भी इजी हो जाए। ठीक है, तो हम उनको सिंबल से अब शो करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आ जाता है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन को ही जब हम सिंबल की फॉर्म में यूज करते हैं ना, तो वो केमिकल इक्वेशन होगी। जैसे हमने पीछे अभी पढ़ी थी कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को, ये वाली मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, बर्न मतलब कि कंबशन रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई थी। ये तो हमने एक वर्ड में पूरा इसको लिखा। अगर हम सिंबल लिख दें यहाँ पे, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के लिए हम ऐसे लिख दे Mg, प्लस ऑक्सीजन के लिए हम लिख दे O2, रिएक्शन MgO। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस टाइप से इसको शो कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये जो केमिकल रिएक्शन थी हमने इसको सिंबल की फॉर्म में शो कर दिया, तो इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम उसको बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ शॉर्टर फॉर्म, तो अगर हम इसको शॉर्टर फॉर्म में शो करना है तो हम इस टाइप से हम शो कर देंगे, बस इसमें वही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की है। हाँ, तो यहाँ पे एक कुछ रिप्रेजेंटेशन है, कुछ साइन कन्वेंशन है। जैसे दो यहाँ पे रिएक्टेंट होते हैं ना, तो बीच में हम प्लस का साइन लगाते हैं, और रिएक्टेंट को हमेशा क्या करते हैं, हम लेफ्ट में लिखेंगे और प्रोडक्ट को हम राइट में लिखेंगे। तो वही सब यहाँ पे शो किया हुआ है नीचे की, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, तो उनको कैसे कैसे हमें एक किसी भी एक केमिकल रिएक्शन को हम कैसे शो करेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि लेफ्ट साइड में क्या आएगा, और दो रिएक्टेंट हो गए तो वहां पे प्लस साइन होगा, इस टाइप से ये सब इसमें शो है। आप रीड करोगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, अब क्या है, राइट आ केमिकल इक्वेशन। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे शो करेंगे, ये हमने पीछे भी पढ़ा है कि जैसे मैग्नीशियम रिबन वाली ही उसी को ये टारगेट लेके चल रहे हैं, जो हमने एक्टिविटी 1.1 में जो केमिकल रिएक्शन ली थी Mg प्लस O2, उसी को देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल इक्वेशन एक तो ऐसे है कि हम नेम लिख रहे हैं, जैसे पूरा मैग्नीशियम, ऐसे हम वर्ड में क्या लिख रहे हैं, मैग्नीशियम। ठीक है, और एक हम ऐसे सिंबल से लिख रहे हैं तो वो ज्यादा इजी रहेगा। और क्या है, एक मेन कंडीशन क्या होती है, हम केमिकल रिएक्शन तो लिखेंगे लेकिन हम उसको बैलेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे। बैलेंस्ड फॉर्म में कैसे, जैसे यहाँ पे तो ये बैलेंस्ड है, नहीं ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे मैग्नीशियम देखिए 1 है, जो हम रिएक्टेंट में देख रहे हैं मैग्नीशियम का 1 मोल है, और ऑक्सीजन के मतलब O2 है, लेकिन प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं एक ही ऑक्सीजन है, तो इसको आपको बैलेंस करके लिखना है। क्योंकि हमारी बैलेंस हम किसी रिएक्शन को क्यों करते हैं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्योंकि देखिए हमें प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में क्या करना होता है, नंबर ऑफ एटम को सेम करना होता है। क्योंकि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए ओबे होना चाहिए। वो तभी होएगा जब क्या है, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। तो इस वजह से हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो कैसे करना है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, काउंट and compare the number of atom of each element on the left hand side and right side of the arrow is the number of atom of each element the same on both side। if yes, अगर सेम है तो हम बोलेंगे कि वो बैलेंस्ड है। if not, अगर नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है।
सच अ केमिकल इक्वेशन इज ए स्केलेटल। तो जैसे हम हमारी बॉडी का एक स्केलेटल होता है, ऐसे एक केमिकल रिएक्शन का भी ये क्या होता है, स्केलेटन है, कि हम उसको इस टाइप से हम शो कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब कि इसकी नीड हमें क्यों हुई, ये मैंने आपको अभी चीज एक्सप्लेन की है कि किसी केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस करते क्यों हैं। देखिए यहाँ पे रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये वाला है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को ओबे करने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की नीड पड़ी है। दैट इज द total mass of the element present in the product of a chemical reaction must be equal to total mass of the element present in reactant। मतलब कि mass of the reactant, total mass of the reactant and total mass of the product must be same। यहाँ पे यही बोला गया है, hence we need to balance a skeleton chemical equation। तो इस वजह से हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो अगर आपके एग्जाम में आपसे कोई पूछेगा कि हम रिएक्शन को बैलेंस करने की नीड क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करना था। तो इस वजह से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाली हमने पढ़ी है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं इसको सिंबल की फॉर्म में लिखूं तो ये यहाँ पे हो गया Zn प्लस H2SO4। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा था, मैंने आपको शो किया था, ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, अब देखिए रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन है, 2 है, और प्रोडक्ट में भी 2 है। ये चीज तो ठीक है। Zn कितने हैं रिएक्टेंट पे, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, और सल्फेट भी यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन इज बैलेंस। ठीक है, लेकिन कुछ में क्या होता है, रिएक्टेंट में अलग नंबर ऑफ एटम होते हैं और प्रोडक्ट में अलग होते हैं, तब उसको हमें बैलेंस करने की नीड हो जाती है। तो देखिए बैलेंस फॉर्म में यहाँ पे शो भी की हुई है, इस टाइप से हम इसको बैलेंस करेंगे, Zn प्लस H2SO4। और ऐसे लिखा भी हुआ कि हाँ हम उसको बैलेंस कैसे करेंगे, स्टेप वाइज लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप स्टेप वाइज ऐसे की बजाय आप डायरेक्ट भी करोगे ना तो हो जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, let us try to balance the following chemical equation Fe plus H2O reaction Fe3O4 plus H2। अब देखिए प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 आयरन है लेकिन यहाँ पे 1 है। तो कैसे बैलेंस करें, हम कर लेते हैं, यहाँ पे 3 हमने कर लिया, 3Fe कर लिया तो हो गए ये तो बैलेंस। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 4 है। तो हम इसको कैसे बैलेंस करें, हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं वाटर की। मतलब अगर मैं लू यहाँ पे 3Fe ले लू मैं प्लस 4H2O। 4H2O मैंने क्यों किया, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करना था। यहाँ हो गया Fe3O4। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई है, लेकिन प्रोडक्ट में देखिए हाइड्रोजन 1 था, तो सॉरी हाइड्रोजन 2 थे, तो इसको हमें 4 बनाना है। तो नहीं 4 नहीं 8 बनाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 2 जा 8 है, टोटल यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 8 है। तो हम कैसे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट में, तो होगी रिएक्शन बैलेंस। तो इस रिएक्शन को आप इस टाइप से बैलेंस करते हैं। तो आप ऐसे स्टेप वाइज करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आप डायरेक्ट क्या है, एक कोई एटम उठाओ और पहले उसको बैलेंस कर दो, फिर अगर ऑक्सीजन है हाइड्रोजन उनमें से किसी को बैलेंस कर दो, लास्ट में जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर दो उसी के अकॉर्डिंग जो आपको रिक्वायरमेंट। जैसे H2 था, हमें 8 की रिक्वायरमेंट थी तो हमें 4 से मल्टीप्लाई कर दी, 4 2 जा यहाँ पे क्या हो गया 8 हो गया। इस टाइप से आप बैलेंस कर सकते हैं बहुत इजीली। तो यहाँ पे क्या है, आपको स्टेप 1 स्टेप 2 में करने की नीड नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जब आप बैलेंस करोगे किसी एक एटम को उठा के तो वो बैलेंस हो जाएगी। इसमें भी वैसे यही लिखा हुआ है कि ऐसे ही हम पहले 3 ले लेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट में, तो इस टाइप से। तो आप स्टेप वाइज के बजाय डायरेक्ट करोगे तो बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। अभी हम एग्जांपल और भी लेंगे यहाँ पे। हाँ, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करके क्या है, फिर वहां पे क्या लिखना होता है हमें, राइट सिंबल एंड फिजिकल स्टेट। मतलब कि हमें फिजिकल स्टेट भी शो करनी होती है। जैसे हम Na ले रहे हैं तो हम किस फॉर्म में उसको ले रहे हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, तो वो भी शो करना होता है। डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट। क्या वो हमें फिजिकल स्टेट के बारे में बताती है, लेकिन वो हमें एक्चुअली हमें नहीं बताती कोई भी केमिकल रिएक्शन। हाँ, लेकिन हमें कुछ पता है तो कई बार हम वहां पे सिंबल लिख देते हैं।
नो इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट। तो वो हम नहीं बता पाते, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ का हमें ऑटोमेटिकली पता होता है, जैसे कि हम H2, O2, N2 ये सब क्या है अपनी नॉर्मल स्टेट में गैसेस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है H2 को इसलिए हम गैसेस फॉर्म में लेते हैं। हमें पता है जो आयरन ऑक्साइड है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे हमने सॉलिड शो कर दिया। ऐसे ही आयरन और वाटर का यहाँ पे क्या है गैसियस फॉर्म में। वैसे वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन इस रिएक्शन में क्या है गैसियस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। तो जिसका पता होता है हम उसको शो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। फिजिकल स्टेट के लिए आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होते, आपको बस क्या है रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। मेन इंपॉर्टेंट ये होता है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हम यूज कर रहे हैं, जैसे नोट दैट द सिंबल G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam। तो यहाँ पे क्योंकि हमने वाटर को स्टीम की फॉर्म में यूज किया, तो यहाँ पे शो किया है। Usually physical state are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them। अगर मतलब कि आपको नेसेसरी बोलेंगे ना कि हाँ आपको ये चीज शो करनी है, तो तभी आपको करना है। लेकिन ये नेसेसरी कोई कंडीशन नहीं है कि जैसे आपको रिएक्शन तो बैलेंस करना ही पड़ेगा। अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो आपके फिर मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। लेकिन फिजिकल स्टेट आप शो कर भी सकते हो, नहीं भी। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the chemical reaction इंडिकेटेड अबो एंड और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। मतलब कुछ इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जैसे प्रेशर कितना यूज हुआ है किसी केमिकल रिएक्शन में, टेम्परेचर कितना यूज हुआ, कितना हीट करना पड़ा है, कोई कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट ज्यादातर हम किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने या डिक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। तो किसी किसी रिएक्शन में हम उसको भी शो कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कौन सा है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसकी वाटर से सॉरी हाइड्रोजन से रिएक्शन हुई है, तो यहाँ पे क्या बन गया है, ये फॉर्मूला किसका होता है, जैसे हम फोर्थ चैप्टर में नेमिंग भी करेंगे कार्बन कंपाउंड की, तो इसको बोलते हैं मीथेनॉल। ठीक है, अभी आपको इसका नहीं पता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फोर्थ चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि हम नेमिंग करते कैसे हैं। ऐसे यहाँ पे हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी वाटर से रिएक्शन, ये एक तरह से हमारी कौन सी होगी, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, जो प्लांट्स में सनलाइट और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ होता है, लीफ में प्रेजेंट होता है प्लांट के। तो जैसे एटमोस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, और प्लांट क्या करते हैं, रूट से जो वाटर है वो एब्जॉर्ब करके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लूकोज, जो उनका फूड होता है, C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है, +6O2, और ऑक्सीजन क्या करते हैं वो रिलीज करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी प्रोडक्ट में फॉर्म होते हैं। तो इस टाइप से इसमें क्या है, फिजिकल स्टेट जैसे हमने शो की हुई है, अगर आपको पता है तो आप शो कर सकते हो, नहीं तो कोई यहाँ पे कंपल्शन नहीं है। ठीक है, यूजिंग दिस स्टेप कैन यू बैलेंस गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर। अब देखिए, अगर हम ये वाली फोटोसिंथेसिस रिएक्शन देखें, यहाँ पे देखिए इसको रिएक्शन को बैलेंस किया हुआ है। यहाँ पे देखिए कार्बन कितने, रिएक्टेंट में कार्बन 6 है और प्रोडक्ट में भी कार्बन 6 है। हाइड्रोजन की अगर बात करूं मैं, तो 12 टू जा, यहाँ पे रिएक्टेंट में 24 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 12 है, सॉरी 12 यहाँ पे हो गए, और 12 यहाँ से हो गए, जो ये वाटर का मोलिक्यूल है, 12 यहाँ से, 12 यहाँ से, टोटल 24 यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो इस टाइप से हम इनको शो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम इनको क्वेश्चन को जितना हमने अभी तक कर लिया है, अगर हमने कॉन्सेप्ट को सही से समझा तो इन क्वेश्चन को हम बहुत इजीली सोल्व कर देंगे। ठीक है, देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन करते जा रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। देखिए, अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा, मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था कि हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन इसलिए किया जाता है क्योंकि क्या होता है, कई बार लैब में रखे हुए कुछ केमिकल वो करते हैं, पहले ही किसी से रिएक्शन करके कुछ प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो बिल्कुल प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसलिए हो सकता है कि मैग्नीशियम रिबन पे यहाँ पे क्या हो, कुछ लेयर बन गई हो किसी की, या इसका ऑक्साइड पहले से बन रखा हो, तो उस वजह से उस चीज को यहाँ पे
इग्नोर करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करेंगे और फिर हम इसको एयर में बर्न करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से हो गया। सेकंड हमारा क्या है, राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिएक्शन, सॉरी। फर्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो देखिए हाइड्रोजन को हम कैसे शो करेंगे, H2 से, प्लस क्लोरीन को मैं कैसे शो करूंगी, Cl2 से, और प्रोडक्ट बना हुआ हमारा HCl। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड यही होता है। देखिए अब हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट में, यहाँ 2 हैं और क्लोरीन यहाँ 2 है, तो प्रोडक्ट में तो यहाँ पे 1 1 है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। इस टाइप से आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही अब हम थर्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी सेकंड, तो यहाँ पे देखिए अब हम सेकंड करेंगे, बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये वाला बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, सॉरी। तो बैरियम क्लोराइड को हम शो करेंगे BaCl2 से, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, Al2SO4 3। ठीक है, ये फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं, इसके लिए क्या होता है, मेनली आपको वैलेंसी का कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो हमने क्लास 9th में भी किया था। क्योंकि Ba पे +2 चार्ज है और क्लोरीन पे -1 चार्ज है, तो इस बेरिलियम को, सॉरी बैरियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, हमें 2 क्लोरीन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए BaCl2। ठीक है, ये बेरिलियम और बैरियम में कंफ्यूज नहीं होना, बेरिलियम का सिंबल होता है Be, लेकिन यहाँ Ba है, तो ये बैरियम है। ठीक है, तो इससे क्या प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट तो वैसे इन्होंने शो भी किया है, एक तो बैरियम सल्फेट बना है BaSO4। ठीक है, और दूसरा हमारा प्रोडक्ट क्या बना है, मैं नीचे लिख देती हूँ, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब यहाँ पे देखिए, पहले बैरियम को देखिए आप, जब हम रिएक्टेंट में देख रहे हैं यहाँ पे बैरियम 1 है और यहाँ पे भी बैरियम 1 है प्रोडक्ट में भी, तो ये तो बैलेंस है। फिर हम एल्यूमिनियम देख लेते हैं, एल्यूमिनियम कितने हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 एल्यूमिनियम है, लेकिन प्रोडक्ट में क्या है, एक ही है, तो यहाँ पे 2 AlCl3 कर लिया। अब देखिए, क्योंकि अब हमने Al को चेंज किया, तो यहाँ पे क्लोरीन की मतलब कि एटम भी बढ़ जाएंगे, लेकिन वो हम बाद में देखते हैं। अब यहाँ तक हमने बैरियम और एल्यूमिनियम को बैलेंस कर लिया है, अब हम किसको देखते हैं, क्लोरीन को हम देखते हैं। क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं, 2 है, या पहले हम सल्फेट को कर लेते हैं। देखिए सल्फेट अगर देखा जाए, या सिर्फ SO4 अगर हम देख रहे हैं, सल्फर यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे सल्फर कितने हैं, यहाँ पे तो सल्फर 1 है, तो इसका मतलब हमें इसकी भी क्या करनी पड़ेगी, अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अब आप बोलोगे कि इससे तो फिर बैरियम अनबैलेंस हो गया, फिर से कोई बात नहीं, हम यहाँ पे भी रिएक्टेंट में भी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3Ba हो गया, और क्लोरीन भी यहाँ पे 6 हो गए, लेकिन सल्फर तो हो गया ना बैलेंस। सल्फर बैलेंस होने के बाद अब एल्यूमिनियम भी पहले से बैलेंस है। अब क्लोरीन को देख लेते हैं, रिएक्टेंट में यहाँ पे हो गए 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 क्लोरीन हो गए हैं, और प्रोडक्ट में हम देखें यहाँ भी 6 है, तो क्लोरीन पहले से ही बैलेंस है, सल्फर भी हमने बैलेंस कर लिया, बचा कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए, रिएक्टेंट की बात करूं 4 3 जा, क्योंकि O4 है ना, और उसके बाहर ब्रैकेट के बाहर 3 भी है, तो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है। अब हम देख लेते हैं प्रोडक्ट में BSO4, अब यहाँ देखिए 3 से मल्टीप्लाई है और 4 यहाँ पे ऑक्सीजन है, 4 3 जा, यहाँ भी 12 ऑक्सीजन हो गए, तो इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, तो अगर आप स्टेप वाइज जैसे बुक के अकॉर्डिंग करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, 3BaCl2 लेने हैं, Al2SO4 3 को 1 ही लेना है, और 3BaCl4 लेना है, और यहाँ पे 2AlCl3 लेने हैं। इस टाइप से आप इसको बैलेंस कर सकते हो। थर्ड देखिए हमारा, थर्ड के यहाँ पे सोडियम प्लस वाटर, ये वाला सोडियम प्लस वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम मैं कैसे शो करूंगी, अकेला सोडियम है, सिंपल मेटल की बात करें तो Na हो गया यहाँ पे, प्लस वाटर कैसे शो करेंगे, H2O। ठीक है, अब एरो लगाया, क्योंकि प्रोडक्ट इन्होंने खुद ही शो किया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और क्या बना है, हाइड्रोजन। अब देखिए पहले Na को देख लेते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, प्रोडक्ट में भी, और रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 3 है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, क्योंकि एक ओड नंबर में भी आ रहा है, तो या तो हम क्या करें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते, ये हो गए 4, लेकिन यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो इसकी भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गए, और लेकिन क्या अब सोडियम यहाँ पे 2 हो गए, तो यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2Na। तो
अब क्या बचा, बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में, हाँ प्रोडक्ट में भी 2 है। यहाँ पे देखिए 2 हो गए, तो इस तरह से रिएक्शन बैलेंस होगी, 2Na प्लस 2H2O प्लस 2NaOH प्लस H2। ठीक है, इस टाइप से रिएक्शन बैलेंस हो गई। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये भी क्या है, बैलेंस रिएक्शन बैलेंस वाला ही है। तो इसको भी देखिए हम समझते हैं। इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको लिखा हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, बैरियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे, BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट हम कैसे लिखेंगे, Na2SO4 3। इस टाइप से एरो लगा देते क्योंकि आगे प्रोडक्ट ही लिखा होगा। इन वाटर रिएक्ट, अब देखो यहाँ पे कोई सिंबल नहीं लगाया कि ये रिएक्टेंट कौन है प्रोडक्ट कौन है, आपको स्टेटमेंट से समझना होगा। सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है और सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, दोनों ने रिएक्ट किया टू गिव। टू गिव का मतलब यही है ना कि प्रोडक्ट बनाया, तो यहाँ से एरो लगा दिया मैंने। इनसोलेबल बैरियम सल्फेट, इनसोलेबल बैरियम सल्फेट का मीनिंग है इसका प्रेसिपिटेट बना होगा क्योंकि ये डिजोल्व नहीं होता। ठीक है, इसका पीपीटी बना होगा। आगे क्या, एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला सबको पता है, NaCl होता है। अब हम बैलेंस कर लेते हैं, Ba यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये तो बैलेंस है। सोडियम यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ 1 है प्रोडक्ट में, तो हम यहाँ 2 लगा लेते हैं। अब क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन यहाँ पे 2 है रिएक्टेंट में और यहाँ पे भी 2 है, तो ये तो बैलेंस हो गया। सल्फर देख लेते हैं, सल्फर बैलेंस नहीं हुआ। देखिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी 3 से करेंगे तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3BaCl2। मतलब वही वाला एक क्वेश्चन एक तरह से रिपीट हो गया है, लेकिन वहां पे Na नहीं था। अब देखिए Na तो अभी भी बैलेंस है। क्लोरीन की देख लेते हैं, क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे, क्लोरीन अब रिएक्टेंट में 6 है लेकिन प्रोडक्ट में कितने हैं, प्रोडक्ट में तो कितने हुए, 2 क्लोरीन ही हुए। हाँ ठीक है, क्लोरीन दोनों बैलेंस। आप सल्फेट की बात कर लेते हैं, रिएक्टेंट में भी 3 है और प्रोडक्ट में भी 3 है, इस तरह से बैलेंस होगी रिएक्शन। ठीक है, सेकंड हम देख लेते हैं अब इसकी, ये वाली सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH सॉल्यूशन। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देती हूँ। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन वाटर का मतलब है कि ये एक्वस फॉर्म में लिया है, सिर्फ यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्योर नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही लिखेंगे फॉर्मूले को। और विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एक तरह से इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बना है, अगर आपको यहाँ पे शो हो रहा हो तो प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे शो कर लेते हैं, क्या है, NaOH है प्लस HCl है। NaOH बेस है, ये एसिड है, एसिड प्लस बेस रिएक्ट करते तो एक सोल्ट बनता है और वाटर यहाँ पे फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे तो सोडियम तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, प्रोडक्ट में भी, ये तो बैलेंस है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है, एक यहाँ और यहाँ पे भी 2 है। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन भी बैलेंस है और क्लोरीन भी बैलेंस है, तो ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है, लेकिन आपको सिंबल की फॉर्म में ऐसे शो करना था इसको। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा यहाँ तक कि हमने रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया है। तो इस टाइप से आपको क्या है, कोई भी एक एटम उठा लेना है, पहले उसको बैलेंस करना है। ठीक है, फिर दूसरे वाले को, ऐसे सीरीज वाइज आपको एक एक करके बैलेंस कर लेना, तो आपको क्या है, इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। लेकिन आप स्टेप वाइज जैसे बुक में शो किया है उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम नहीं होता आपके पास। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट आ रहा तो आप प्लीज मुझे बताइए, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगी। हाँ जी, तो देखिए हमने यहाँ तक सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिया था। अब हम इससे नेक्स्ट करने जा रहे हैं। देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम मेनली यहाँ पे 4 टाइप की रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए वी हैव लर्नड इन क्लास 9th, तो इसमें यहाँ पे हमने क्लास 9th में पढ़ा है दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, की जब एक केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो एक एटम, एक एलिमेंट का एटम है जो वो दूसरे में चेंज नहीं होता, डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। तो मतलब कि एक एलिमेंट है जो वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना होता है, इसका मीनिंग ये है।
nor do atom disappear from the mixture or appear from elsewhere। ऐसे ही मतलब कि दो टाइप के एटम जो दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम होंगे वो डिफरेंट होंगे यहाँ पे। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन सोल्व द ब्रेकिंग, मतलब जब केमिकल रिएक्शन जो होती है ना, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। देखिए रिएक्टेंट में हम डिफरेंट कंपाउंड लेके चल रहे हैं और प्रोडक्ट में अलग से बन रहा है, लेकिन जो एटम है ना, जैसे रिएक्टेंट में सोडियम था तो प्रोडक्ट में भी हमें सोडियम का कोई ना कोई कंपाउंड मिलेगा, ये नहीं है कि कोई अलग से वहां पे कोई एटम आ जाएंगे। तो एटम वही रहेंगे, सेम रहेंगे। अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, मतलब केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। रिएक्टेंट में बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और प्रोडक्ट में क्या होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या है, आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से कि कॉम्बिनेशन का मतलब है कुछ को चीज को कंबाइन करना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक से ज्यादा रिएक्टेंट लेके चलेंगे और कंबाइन हो गए, प्रोडक्ट यहाँ पे सिंगल ही बनेगा। इसकी आपको मतलब पहचान यही है कि इसमें रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट सिंगल ही बनेगा। जैसे यहाँ पे हम फर्स्ट देख लेते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे यहाँ पे ये वाली रिएक्शन शो की हुई है। वैसे तो एक्टिविटी से हम रीड करेंगे, मैं आपको पहले ये बता देती हूँ यहाँ पे रिएक्शन कौन से। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विक लाइम बोलते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaO, जो कि यहाँ पे शो किया हुआ है। और क्या लिखा है, क्विक लाइम। तो स्लोली ऐड वाटर टू दिस, तो हमने क्विक लाइम में वाटर ऐड किया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, स्लोली ऐड वाटर टू दिस, टच द बीकर एज शोन। अगर हम बीकर को टच करेंगे ना तो हमें डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, तो क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो हम बीकर को जब टच करेंगे वो वहां पे हमें सिर्फ वो हॉट फील होएगा। तो वहां पे एक तो हमने जैसे पहले कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि किसी केमिकल रिएक्शन के होने का कैसे पता चलता है, कलर चेंज हो जाए, कोई गैस निकले, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइग्रेसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन हो जाती है और ये पेपर में कई बार पूछ लेते हैं, स्लैक्ड लाइम एंड क्विक लाइम। देखिए क्विक लाइम तो होता है ये CaO, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। और स्लैक्ड लाइम क्या होता है, इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है मतलब कैल्शियम का जो हाइड्रोक्साइड है, इसको अगर मैं एक्चुअली केमिकल नेम इसका बताऊं तो क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसका क्या है, कॉमन नेम स्लैक्ड लाइम है। तो कई बार डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन जैसे बैलेंसिंग में या वैसे भी वहां पे डायरेक्ट लिखा हुआ आ सकता है स्लैक्ड लाइम, तो आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। कैसे, यहाँ पे हम रिएक्टेंट हमने 2 लिए हैं और प्रोडक्ट यहाँ पे 1 फॉर्म हुआ है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो इसमें ये दोनों कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। और यहाँ पे क्या होगी, ये नीचे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, सच अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट समझते हैं हम। अब यहाँ पे ना कुछ जो ये कुछ हाईलाइट करके यहाँ पे दी होती हैं, इनको आपको जरूर ही रीड करना है क्योंकि वे वो पेपर में आने के उनके चांसेस ज्यादा ही होते हैं। तो देखिए आज सॉल्यूशन ऑफ स्लैक्ड लाइम, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट स्लैक्ड लाइम लिख दिया, तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि स्लैक्ड लाइम होता क्या है। तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने लेके चले, इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल। इसको हम व्हाइट वॉशिंग या ये जो पेंट वगैरह करते हैं ना वॉल्स पे, उसमें यूज करते हैं। कैसे मतलब इसका मेनली क्या यूज है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, मतलब कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उससे जब ये रिएक्ट करता है तो वहां पे क्या बनाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इससे क्या होएगा, कार्बोनेट ऑन द वॉल, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 डेज। लेकिन उसकी जैसे जब एक बार हमने व्हाइट वॉशिंग कर दी, मतलब कि पेंट कर दिया है, उसके 3 और 4 डेज के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। तो उसी वजह से जब हम स्टार्टिंग में एक बार पेंट होता है और उसके 3 और 4 डेज के बाद हम देखते हैं तो शाइनिंग ज्यादा आती है। वो शाइनिंग किसकी वजह से होती है,
वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वो शाइनिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल भी प्रोडक्ट में फॉर्म होता है। तो लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पेपर में आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं, एग्जांपल पूछ सकते हैं, तो कम से कम आपको 3-4 एग्जांपल इसके पता होना चाहिए। या मतलब कि कुछ जैसे 4 एग्जांपल दे देंगे, उनमें से आपसे बोलेंगे कि आपको इसमें चूज करनी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होगी। तो इस टाइप से, जैसे बर्निंग ऑफ कोल है, ठीक है। कोल क्या है, कार्बन, कार्बन की बर्निंग मतलब कंबेशन रिएक्शन करवा रहे हैं, तो C+O2 CO2 बन गया। तो वही 2 रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जैसे H2 और O2 गैस कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं। देखिए 2 गैसेज कंबाइन हो गए एक लिक्विड कोई सब्सटेंस बना रही है, ठीक है। तो इस वजह से ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गई। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें, वी कैन से दैट 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए हमने डेफिनेशन पहले भी कर ली थी, ये यहाँ पे व्हाइट वॉशिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अलग से इन्होंने बताया, तो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। इसमें आगे और भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट अदर एग्जाम्पल ऑफ। तो इसी में ना साथ में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2 टाइप की हम रिएक्शन करते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो देखिए कॉम्बिनेशन में ये हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं। पहला है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या है, नेचुरल गैस क्या होती है, देखिए ये भी जैसे क्या है, एक अलग से नेम आ गया। वैसे तो ये मीथेन होती है, हमें पता है CH4 मीथेन होती है, लेकिन कुछ कॉमन नेम से ज्यादा हम इनको जानते हैं। तो नेचुरल गैस क्या होगी, यहाँ पे CH4 होगी, ठीक है। CH4 की जब कंबेशन रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे CO2 और वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो अब इसमें क्या होता है, इस टाइप की रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, तो इस वजह से एक्सोथर्मिक है। वी ऑल नो, ऐसे ही डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक। देखिए ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसे होता है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी, हम सबको पता है कि हमें एनर्जी चाहिए, मतलब हमें कोई काम करना है, कोई फंक्शन करना है, तो कोई भी चीज है, कोई भी सब्सटेंस, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी हमें मिलती कहाँ से, वो हमें फूड से मिलती है। वी गेट दिस फ्रॉम द फूड वी ईट ड्यूरिंग डाइजेशन। फूड, तो जब डाइजेशन वाला प्रोसेस होता है तो उसमें क्या हो रहा होता है, फूड इज ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो क्या होता है, जो हमने फूड खाया वो क्या होता है, मतलब सिंपल सब्सटेंस में नहीं होता, और हम एज इट इज उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो वो पहले क्या होता है, स्मॉल जो स्मॉल सब्सटेंसेस होती हैं उनमें क्या होता है, वो पहले ब्रेक होएगा। जैसे हमने राइस खाया, पोटैटो खाया, ब्रेड खाया, तो वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम एज इट इज क्या करते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम रिएक्शन करवाते हैं, एक तरह से फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का अपोजिट लगा लो, तो ये ब्रेक डाउन होके किस में जाता है, ग्लूकोज में जाता है ये, ठीक है, ग्लूकोज में। और जो ग्लूकोज है ना, फिर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या करेगा, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, ठीक है। यही रिएक्शन को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, यहाँ पे लिखी भी हुई है, देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। उसकी रिएक्शन हमने करवाई O2 से, तो उसमें यहाँ पे 6CO2 6H2 और एनर्जी की फॉर्मेशन हुई है, मतलब एनर्जी जो इसमें ब्रेक डाउन होने के बाद जो एनर्जी हमें मिलती है वही वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से हीट रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर आपको एग्जाम में आ गया तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी है कि जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होता है तो ये किसमें, ये 3 प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं। तो एनर्जी क्योंकि इसमें मिल रही है, हमें हीट रिलीज हो रही है, इस वजह से क्या हो गया, रेस्पिरेशन एक क्या हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। अब देखते हैं द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। जो वेजिटेबल मैटर है, मतलब जैसे खाद का बनना, खाद बनता है, हम जैसे कुछ भी किचन की, जैसे हम जो भी हम वेजिटेबल वगैरह बनाते हैं, उनके छिलके होते हैं, उन सब से क्या होता है, वो क्या कंपोस्ट होके क्या बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, मतलब कि खाद बनाते हैं। वो भी एक तरह की क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि वो रिएक्शन होने में वैसे टाइम काफी लगता है, लेकिन उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये भी क्या होगी, एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। आगे देखिए,
अब आ जाता है सेकंड हमारा टाइप, जो कि क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन को करना बहुत इजी है, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के दोनों ही अपोजिट है। कॉम्बिनेशन में कंबाइन होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब ब्रेक डाउन। कॉम्बिनेशन में हम क्या करते थे, दो से ज्यादा रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट बनता था, लेकिन यहाँ उसका ही अपोजिट है, सिंगल रिएक्टेंट लेंगे और प्रोडक्ट एक से ज्यादा बन सकते हैं, दो से ज्यादा भी बन सकते हैं, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें बन सकते हैं। तो हमने एक एक्टिविटी स्टार्ट की, एक्टिविटी 1.5, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट। यहाँ पे लिखा हुआ है FeSO4। हमने फेरस सल्फेट को लिया इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, जैसे ये होती है ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, उसको हीट करेंगे। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट। जब स्टार्टिंग में हमने रिएक्शन करने से पहले फेरस सल्फेट का कलर नोट कर लेना है। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम, फिर उसको हीट किया, जैसे गर्ल यहाँ पे हीट कर रही है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। तो जो बनेगा ना, जिसकी भी फॉर्मेशन होगी, जिन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, तो हमें क्या करना है, उसका कलर नोट कर लेना है यहाँ पे। तो उसका कलर नोट कर लेना। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो हम देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे। यहाँ पे देखिए, हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर, क्योंकि फेरस सल्फेट क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, of ferrous sulfate crystal has changed. You can also smell the characteristic odor of burning sulfur. तो इसमें जब हमने फेरस सल्फेट को हीट किया, तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है। पहला है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3 हो गया, SO2 गैस और SO3, ये क्या है, यहाँ पे 2 गैसेस प्रोडक्ट है और एक यहाँ पे एक सॉलिड सब्सटेंस मिल रही है, जिसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। देखिए, इन नेम में कंफ्यूजन हो जाती है, कभी फेरस होता है, कभी फेरिक। फेरिक जब होता है, फेरिक में होता है Fe पे +3 चार्ज, और फेरस में होता है Fe+2। ठीक है, तो चाहे फेरिक या फेरस के अकॉर्डिंग जब भी आप प्रोडक्ट बनाओगे, तो फेरिक में +3 होता है और फेरस में +2 होता है। जो भी इसके साथ कंबाइन करोगे, तो वो ऑक्सीडेशन के आप अकॉर्डिंग कर सकते हो। इन दिस रिएक्शन यू हैव ऑब्जर्व, तो इस रिएक्शन में हम क्या ऑब्जर्व करें, दैट इज सिंगल रिएक्टेंट। हमने देखिए सिंगल रिएक्टेंट हम लेके चले थे, और फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे 3 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम बोलते हैं। आप देखिए यहाँ पे फेरस सल्फेट क्रिस्टल, देखिए मेनली जो फेरस सल्फेट है ना, वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, FeSO4 7H2O, लॉस वाटर व्हेन हीट। मतलब कि क्या होता है, जब हम हीट करते हैं ना, जो ये 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर थे ना, वो क्या होते हैं, हीट करने की वजह से वो वेपर फॉर्म में मतलब जाते रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे आपको शो नहीं किया है वो 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वैसे इसके साथ प्रेजेंट होते हैं ऑलवेज वो। द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज, तो हमने क्या देखा इसमें, कलर ऑफ द क्रिस्टल। अब देखिए फेरस सल्फेट पहले था, उसका कैसा कलर था, वहां पे ग्रीन कलर था, लेकिन वो तो अब उसकी तो ब्रेक डाउन हो गया है, उसके तो बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो यहाँ पे जो न्यू प्रोडक्ट बनेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर आएगा। तो इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड, ये मैंने आपको बता दिया था कि एक यहाँ पे सॉलिड प्रोडक्ट बन रहा है और एक 2 यहाँ पे गैसियस प्रोडक्ट बन रहे हैं। फिर क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ, ऐसे ही हम एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, जब हमने पढ़ा था व्हाइट वॉशिंग में जो जिसकी फॉर्मेशन होती है। एंड तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते थे, क्विक लाइम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते थे स्लैक लाइम। ये आपको माइंड में रखना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम, इट हैज मैनी यूजेस। यहाँ पे जो CaO की फॉर्मेशन हुई है, इसके वैसे भी क्या है, इंडस्ट्री में बहुत सारे यूजेस हैं। इन मैन्युफैक्चर, जैसे सीमेंट की मैन्युफैक्चर में, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने की है ना, हीट की प्रेजेंस में की है, तो इसी डिकम्पोजिशन को क्या बोलेंगे, हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत टाइप की होती है, जब सनलाइट की प्रेजेंस में होती है तो इसका नेम अलग होता है, हीट की प्रेजेंस में होती है तो इसका नेम अलग होता है। तो अब हम वो टाइप देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन है, क्योंकि थर्मल का मीनिंग होता है हीट या टेम्परेचर। तो हीट की प्रेजेंस में जब भी होएगी वो थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगी। देखिए यहाँ एक्टिविटी समझते हैं।
टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर। ये हमने एक एक्टिविटी जब हम स्टार्टिंग में कर रहे थे 1.2 शायद, ये उस एक्टिविटी में भी हमने लेड नाइट्रेट को लिया था। इसमें यहाँ पे रिएक्शन नहीं लिखी हुई, मैं रिएक्शन आपको शो कर देती हूँ। लेड नाइट्रेट मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है, PbNO3 प्लस। अब प्लस का भी पता नहीं है हमें यहाँ पे कि क्या प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे देखिए, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब, ये जो बॉइलिंग ट्यूब है ना, इसमें ये सॉरी ये जो बॉइलिंग ट्यूब है, इसमें हमने क्या है, लेड नाइट्रेट को डाला हुआ है। तो देखिए, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टंग्स, मतलब कि ऐसे अपने आपको हैंड से उसको टच नहीं करना है, टंग से उसको पकड़ लेना है। तो होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टंग एंड हीट, तो फिर उसको हीट किया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो जो आपकी ऑब्जर्वेशन होगी वो यहाँ पे आपको देखनी है। तो इसमें लिखा हुआ है, यू विल ऑब्जर्व दैट द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, वहां पे क्या कैसी फ्यूम्स निकलेंगी, ब्राउन फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। द रिएक्शन दैट टेक प्लेस, तो वो रिएक्शन कैसे करेंगे हम, ये वाली होगी वो रिएक्शन। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी कि PbNO3 होता है, क्योंकि नाइट्रेट पे -1 चार्ज होता है और लेड पे +2, तो उस +2 को न्यूट्रल करने के लिए हमें नाइट्रेट की 2 की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए NO3 लिखा हुआ है। तो हीट किया ना, तो यहाँ पे बना लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, O2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 3 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है। तो एक सिंगल रिएक्टेंट से 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पे बने हैं, तो ये भी क्या हो गया, डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो गया। अब हम एक्टिविटी 1.7 को की स्टेटमेंट समझते हैं। ये भी एक टाइप का क्या है, डिकम्पोजिशन है, लेकिन ये थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए, टेक है प्लास्टिक मग, ये इसका पूरा सेटअप यहाँ पे शो किया हुआ है। हमने एक प्लास्टिक का मग ले लिया, ड्रिल 2 होल्स, उसमें 2 होल कर लेने हैं एट इट्स बेस में, एंड फिट रबर स्टॉपर इन दीज होल, और वहां पे रबर स्टॉपर लगा लेने हैं। क्योंकि वहां पे हम क्या कर रहे हैं, अब इलेक्ट्रोलिसिस है, तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि करंट हमें पास करवाना है। करंट पास करवाने के लिए वहां पे 2 इलेक्ट्रोड चाहिए। जैसे किसी सेल या बैटरी की बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। तो वही एनोड और कैथोड के लिए हमने ये 2 होल किए हैं। ये देखिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड शो किए हुए हैं। कनेक्ट दीज 2 इलेक्ट्रॉन, तो इन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि करंट पास करवाना, सर्किट कंप्लीट करना, तो 6 वोल्ट की बैटरी से इनको कनेक्ट कर दिया है। फिल द मग विद वाटर, अब करंट पास करने के लिए, अब किसी सॉलिड या पाउडर फॉर्म में तो करंट कभी भी पास नहीं हो सकता, कोई किसी का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो वो सॉल्यूशन बनाने के लिए उसमें क्या कर दिया, मग में हमने वाटर ऐड कर दिया है। दैट द इलेक्ट्रोड आर इमर्स्ड मतलब कि वो डूब जाने चाहिए वाटर में, वो इलेक्ट्रोड। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, फिर उसमें क्या डाला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। देखिए, अगर सिंगल हम वाटर में से करवा रहे हैं ना करंट पास, वैसे हो जाएगा, लेकिन अगर वहां पे कोई सोल्ट प्रेजेंट हो, कोई आयंस प्रेजेंट है, तो करंट पास करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, वो अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो हमने इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया। टेक 2 टेस्ट ट्यूब filled with water and invert them over the 2 कार्बन इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड बनाए थे ना, हमने क्या किया, अलग से 2 टेस्ट ट्यूब लेके, जो लैब में प्रेजेंट होती है, उनको पानी से भर के, वो उनको ना उल्टा करके कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर रख दिया है। ठीक है, स्विच ऑन द करंट, और फिर क्या किया, करंट को ऑन किया, एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब, और वो जो पूरा सेटअप था ना, उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, बस करंट पास करवाते जा रहे हैं इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या है, यू विल ऑब्जर्व, तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन होगी, ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल एट बोथ द इलेक्ट्रोड, तो हमें ना वहां पे बबल बनते दिखेंगे। देखिए, यहाँ पे इस सेटअप में शो भी हो रहा है आपको, देखिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बबल्स आपको शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब वहां पे क्या है, कोई ना कोई एक केमिकल रिएक्शन हुई है। तो देखिए, आगे हम अपनी ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। These bubbles displace water in the test tube, उसने अब बबल्स बन रहे, तो वो जो वाटर है, इसका मतलब जो वाटर प्रेजेंट था वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेस हो रहा है वहां से। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इज, या बबल्स कब बनते हैं, या तो आसपास कोई गैस हो,
तो क्या मेन हमें क्या ऑब्जर्वेशन हुई, वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद रिस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली। तो वहां पे हम अगर मान लो कोई गैसियस मिक्सचर बन रहा है वहां पे, तो उसको हमें तभी के तभी क्या करना है, उसको वहां से रिमूव कर देना है। टेस्ट दीज गैसेस, और जो बबल्स बन रहे हैं वो किस गैस की वजह से बन रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल को वहां पे उसके पास लेके जाएंगे क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब का माउथ क्या होता है, बंद होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पे प्रिकॉशन क्या रखनी है आपको, द स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय द टीचर, मतलब कि टीचर की प्रेजेंस में ही आपको एक्सपेरिमेंट करना है। व्हाट हैपन इन ईच केस विच गैस प्रेजेंट, तो देखिए अगर वो कैंडल क्या होगी, वहां पे कैंडल जो जल रही थी अगर वो क्या होगी, एकदम से बुझ गई, तो वहां पे क्या होएगा, CO2 गैस प्रेजेंट है, क्योंकि हम जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जो आग बुझाते हैं उनमें क्या होती है, CO2 गैस प्रेजेंट होती है। अगर कैंडल का बुझ जाना, इसका मतलब वहां पे CO2 गैस प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पे, तो वो जो बबल्स बन रहे थे ना वो उसी गैस के, तो हम कैंडल लेके जाएंगे, तो कैंडल की जो फ्लेम है एकदम से बंद हो जाएगी, इसका मतलब वहां पे क्या है, CO2 गैस रिलीज हुई है, एक तरह से केमिकल रिएक्शन हुई है। और इलेक्ट्रोलिसिस इसका नेम क्यों है, क्योंकि क्या है यहाँ पे करंट पास करवाने से रिएक्शन हो रही है, इस वजह से। अब देखिए एक्टिविटी 1.2 को देखते हैं। टेक 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड समझते हो आप, AgCl, ठीक है, इन अ चाइना डिश, व्हाट इज इट्स कलर, पहले इसका कलर नोट करना है, और 2 ग्राम को चाइना डिश में लेना है। यहाँ पे देखिए शो हो रखा है, प्लेस द चाइना डिश इन सनलाइट, उसको सनलाइट में रख दिया। यहाँ पे क्या है, हम कोई बर्नर वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। ये भी क्या है, एक डिकम्पोजिशन का टाइप ही है, जैसे हमने थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है, ठीक है। तो अब देखिए सनलाइट की प्रेजेंस में जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड, जो सिल्वर क्लोराइड का कैसा कलर होता है, व्हाइट कलर होता है, मतलब कलरलेस होता है, टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। तो जब सनलाइट की प्रेजेंस होगी ना, तो ये जो कंपाउंड है अपने क्या बोलते हैं, जैसे एलिमेंट में या नंबर ऑफ एटम में ब्रेक हो जाएगा। दिस ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का यहाँ पे क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। एंड सिल्वर एंड क्लोरीन, तो जिनसे ये बना था ना, ये इसके क्या हो गए, कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस बोल सकते हो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोल सकते हो, क्योंकि ये इन्हीं से इसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में ही ब्रेक डाउन इसकी हो गई है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। यहाँ पे लिखा हुआ है सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है। अब जैसे सिल्वर, वहां पे क्लोराइड की जगह हम ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, तो जब सिल्वर ब्रोमाइड हमने लिया, सॉरी, तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में चेंज हो जाएगा। द अबो रिएक्शन यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो इन रिएक्शन को ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कोजिंग, तो यहाँ पे एनर्जी कौन सी यूज हो रही है, किसकी वजह से रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुई है। वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी, हमने देखा जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना, वो क्या होती है, उनको कोई ना कोई एनर्जी चाहिए, तो उसी के प्रेजेंस में होती है, जैसे हीट, या तो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। तो इनमें से कोई भी अगर कंडीशन प्रेजेंट है, हीट है, सनलाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वहां पे हो जाएगी। रिएक्शन, अब देखिए ये सेकंड टाइप की रिएक्शन आ गई, जो कि होती है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक जिसमें हमें हीट रिएक्शन करवाने के लिए हीट को देना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करेगी, तो वो क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे इसमें से भी क्वेश्चन बन जाता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। और एक ये कि इस रिएक्शन का नेम क्या है, इसको हम बोलते हैं क्या, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटो केमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। यहाँ फोटो का मीनिंग क्या है, सनलाइट, ठीक है। तो फोटो जब भी ये वर्ड आगे लिखा होगा, तो इसका मतलब वो रिएक्शन क्या हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। तो एक हमने थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा है यहाँ पे, एक हमने फोटोकेमिकल पढ़ा है, एक हमने इलेक्ट्रोलिसिस, ये तीनों क्या है, डिकम्पोजिशन के टाइप हो गए।
तो देखिए आगे करते हैं, कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब एक और एक्टिविटी यहाँ पे, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ बैरियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब। बैरियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, BaOH2, ये होता है बैरियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्या मतलब कि OH। इन अ टेस्ट ट्यूब एड 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसमें हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड क्लोराइड डाला AlCl3, यही होता है फॉर्मूला। एंड मिक्स विद द हेल्प ऑफ, और इन दोनों को क्या किया मिक्स, तो क्या होएगा, टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद योर पाल्म। तो इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद जब हम अपने हैंड पे रखेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में मिक्स करने के बाद अपने हैंड पे रखेंगे, व्हाट डू यू फील, इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको करके देखनी है लैब में कि इन दोनों को जब आप लैब में मिक्स करके आप अपनी पाल पे रखोगे, तो अगर आपको हीट मतलब कि वो हॉट फील हुआ तो वो एक्सोथर्मिक हो जाएगी, लेकिन अगर कूल फील हुआ पहले से जो हम लेके चले थे मिक्सचर, इसका मतलब फिर वो हो जाएगी एंडोथर्मिक, क्योंकि अगर हीट निकल रही है तो इसका मतलब इसी वजह से वो हॉट हुआ है, तो वो एक्सोथर्मिक हो गई। तो इस टाइप से आपको कर लेना। अब हम इसके क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग में हम किसको यूज करते हैं, नेम द सब्सटेंस एक्स, मतलब किसका सॉल्यूशन हम यूज करते हैं, एंड राइट इट्स फॉर्मूला, और उसका फॉर्मूला क्या है, राइट द रिएक्शन ऑफ एक्स, और उसकी रिएक्शन वाटर के साथ हमें शो भी करनी है। तो यहाँ पे देखिए, तो हम किसको यूज कर रहे थे, CaOH2, ठीक है, एक मिनट सॉरी, जो हम व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं वो हमारा होता है CaO, ठीक है, ये होता है क्विक लाइम। अब देखिए, अब इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा रही हूँ, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे हमने क्या किया था व्हाइट वॉशिंग में, देखिए इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। वैसे तो व्हाइट वॉशिंग में जो 2 और 3 डेज बाद जो बनता है ना प्रोडक्ट, वो मेन कौन होता है, वो होता है CaCO3, ठीक है। लेकिन हम यूज किसको कर रहे हैं, यूज तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कर रहे हैं ना मेनली यूज। तो यहाँ पे क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें शाइनिंग आती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए हम समझते हैं एक बार स्टेटमेंट, अ सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, उस सब्सटेंस का सॉल्यूशन हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, ठीक है। और नेम द सब्सटेंस एक्स, और उसका वो सब्सटेंस एक्स कौन सी है, उसका फॉर्मूला क्या है, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम इन फर्स्ट अबव विद वाटर, तो वो हो जाएगा हमारा CaO। और जब हम उसकी रिएक्शन क्या कराते हैं, वाटर से हम कराते हैं, तो किसकी फॉर्मेशन होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है स्लैग्ड लाइम और ये होता है क्विक लाइम, ठीक है। तो इसका आंसर ये होएगा। अब हम सेकंड देखते हैं, अब why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected in other। देखिए इसमें क्या होता है, एक यहाँ पे एनोड है, अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें, एक एनोड है एक हमारा कैथोड है। तो ये बोले why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 डबल, वो डबल क्यों हो रही है, देखिए मैं आपको एक्टिविटी से आपको एक बार शो करती हूँ। 1.7 देखिए यहाँ पे, एक मिनट, हाँ यहाँ पे बोल रहे 1.7 है ना, जो वो डबल क्यों हो रही है, देखिए हमने यहाँ पे देखा था दोनों इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा है, बबल्स हमें शो हो रहे थे दोनों में। तो हम लेके एक ही सॉल्यूशन चले थे, लेकिन दोनों इलेक्ट्रोड पे वो गैस की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, इसका मतलब वो डबल हो रही है। तो यही आपको बताना है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में दोनों इलेक्ट्रोड पे वो गैसियस प्रोडक्ट बनने की वजह से वो अमाउंट डबल होगी। अब थर्ड आ जाता है, जो हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ रहे हैं ना, उसका थर्ड टाइप क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि किसी एक चीज को हटा के वहां पे कोई दूसरी चीज ले आना, मतलब कि एक सब्सटेंस को डिस्प्लेस करके कोई दूसरी चीज ले आना। तो यहाँ पे सबसे मेन जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो चीज यूज होती है, एप्लीकेशन किसकी होती है, रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे यूज होगी। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से पता है तो कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें सोल्व कर लोगे। हाँ सिंपल अगर आ रहे हैं कि हाँ आपको सिर्फ डेफिनेशन देनी है
और टाइप बताना, वो बगैर रिएक्टिविटी सीरीज के भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है कि वो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, उसके होने की टेंडेंसी वो आप किससे बताओगे? रिएक्टिविटी सीरीज से। ये हम बाद में करेंगे। तो देखिए इसमें एक्टिविटी समझते हैं हम। एक्टिविटी 1.9, टेक 3 आयरन नेल्स। हमने क्या किया? 3 आयरन नेल्स ले ली एंड क्लीन देम बाय रबिंग। तो हम पहले कुछ भी चीज, कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाने से पहले यहाँ पे उस चीज को क्या करें? पहले रब करें, क्योंकि अगर वो लैब में ओपन थी, किसी क्या बोलते हैं कंटेनर में, अगर वो ओपन थी, हो सकता है उसने कोई रिएक्शन कर लिया, तो उससे पहले हम उसको क्लीन करते हैं। ठीक है, तो टेक 3 आयरन नेल एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। फिर टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क एज ए एंड बी। 3 हमने नेल्स ली आयरन की, जो कील टाइप में होती है, उनको ले लिया है। 2 यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ले लिए, एक पे मार्क ए कर दिया, एक पे मार्क बी कर दिया, और दोनों में क्या किया? 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट हमने डाला है। ठीक है, जो हमने नेल लिए वो आयरन की लिए, सिंपल मेटल की लिए, और जो सॉल्यूशन लिया वो किसका लिया है? यहाँ पे कॉपर सल्फेट का। टाइड टू आयरन नेल विद ए थ्रेड एंड इमर्स देम। तो उनको क्या कर लिया है? नेल्स को ना किसी थ्रेड से हमने बांध लिया है, और उसमें दोनों में दोनों टेस्ट ट्यूब में उसको डिप करके देख रहे हैं। देन केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी फॉर 20 मिनट्स। लेकिन टाइमिंग अलग अलग है। तो हमने क्या किया? जो टेस्ट ट्यूब बी थी ना, जिसमें 10 ml वाटर था, उसमें क्या किया? आयरन नेल को 20 मिनट के लिए डिप किया, और उसके बाद बाहर निकाल दिया और साइड में रख दिया। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट। मतलब 20 मिनट तक उसी में छोड़ दिया और फिर बाहर निकाल लिया। आफ्टर 20 मिनट टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर। तो आपको ब्लू कलर देखना है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है ना, उसमें क्या होता है? ब्लू कलर प्रेजेंट होता है। लेकिन जब आयरन नेल हम उसके अंदर डाल रहे हैं, तो आयरन क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन? मैं आपको रिएक्शन शो करती हूँ। जैसे ये आयरन था, और यहाँ पे क्या था? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। ठीक है, तो क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसको इसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ पे बन जाएगा FeSO4, और जो Cu मेटल है ना, वो अलग से निकल जाएगा। तो इसमें क्या हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट का टाइप हो गया ना, क्योंकि एक कोई सब्सटेंस है, उसने किसी दूसरी सब्सटेंस को अपने ही सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो ये इस टाइप से रिएक्शन होगी। लेकिन अगर यहीं पे अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे कॉपर होता और हम आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन लेते, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है। तो मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज का अच्छे से पता होना चाहिए। उसकी भी हम क्या है, मैंने वीडियो डाली हुई है कि हम रिएक्टिविटी सीरीज को किसी भी केमिकल रिएक्शन में यूज कैसे करते हैं, और उसको लर्न करने की ट्रिक क्या है। क्योंकि क्या है, ऐसे आपको लर्न नहीं होगी, उसको ट्रिक से करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगी। तो देखिए, ऑल्सो कंपेयर द कलर, और दोनों को कंपेयर भी करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे, जैसे आयरन नेल, एक एक देखिए आयरन नेल क्या है? एज इट इज है, और एक पे क्या है? ब्राउन कलर आ गया है। ठीक है, ब्राउन कलर। तो देखिए यहाँ पे, और वो दोनों कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी शो किए हुए, मार्क ऑफ टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। देखिए टेस्ट ट्यूब बी में क्या हुआ? टेस्ट ट्यूब बी का सॉल्यूशन क्या हो गया? कलरलेस हो गया है, क्योंकि हमने इसमें आयरन नेल को डिप किया था। तो इस वजह से वो, अब जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था ना, अब वो सॉल्यूशन नहीं रहा, ये बन गया आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, तो व्हाई डिज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश? तो वो ब्राउनिश कैसे होगी इन कलर एंड द ब्लू? तो अभी मैंने ये वाली रिएक्शन आपको शो किया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसी टाइप से अगर आप जिंक का लोगे ना, जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो जिंक भी क्योंकि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा? इसको इसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा, और ZnSO4 बन जाएगा, जिसको बोलते हैं जिंक सल्फेट, और कॉपर अलग से निकल जाएगा। अब फोर्थ हमारा आ जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग आपको पता है कि किसी एक सब्सटेंस को दूसरी सब्सटेंस से डिस्प्लेस करना। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? हम प्रॉपर, जैसे ऐसे कंपाउंड लेके चलेंगे जिसमें एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, ऐसे ही दूसरा होगा कैटायन और एनायन।
तो पहले वाले का कैटायन दूसरे वाले के एनायन को के साथ रिएक्ट हो जाएगा, और ऐसे ही जो पहले वाले का एनायन बचा है और दूसरे वाले का कैटायन बचा है, वो आपस में क्या मिलके रिएक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट। ये हमने सोडियम सल्फेट लिया जिसका फॉर्मूला होता है Na2SO4। ये फॉर्मूले बनाने कैसे, स्ट्रक्चर कैसे बनाने, मैंने आपको वीडियो में डाला हुआ है, और उस वीडियो का मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप अच्छे से उसको सर्च कर सकते हैं। तो सोडियम सल्फेट और उसकी रिएक्शन हमने करवाई बैरियम क्लोराइड से। अब देखिए देखिए यहाँ पे कैटायन कौन था, Na था, और यहाँ पे एनायन क्या था, सल्फेट था, और वहां पे कौन है, कैटायन है Ba2 प्लस और एनायन है Cl माइनस। तो Na और Cl दोनों रिएक्ट कर गए, मतलब Na यहाँ से डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, और यहाँ पे B आ जाएगा, तो BSO4 और 2NaCl। इस रिएक्शन को ना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि जो इसमें बना है ना, क्या बोलते हैं, बैरियम सल्फेट, द इनसोलेबल सब्सटेंस। एक मिनट, यहाँ पे देखिए, द इनसोलेबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का तो एग्जांपल है ही, इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें एक ऐसा कंपाउंड बना है जो कि इनसोलेबल है, अलग से वो शो होएगा, उसके प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो ये प्रेसिपिटेट का एग्जाम्पल हो गया। वट कोज दिस, तो ये कह रहे हैं कि इस रिएक्शन में क्या हुआ है, तो आयन एक्सचेंज हुए हैं, जैसे SO4 माइनस 2 Ba2 प्लस 1 के हो गए, इनको डिस्प्लेस कर दिया, ये हट के सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। सच रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन, यहाँ पे क्या हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो दोनों रिएक्टेंट है उनके आयन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे 2 आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, इस वजह से इसको डबल डिस्प्लेसमेंट हम बोलते हैं। वेयर हैव यू मिक्स द लेड नाइट्रेट, ऐसे ही अगर हम लेड नाइट्रेट का एग्जांपल ले, लेड नाइट्रेट हो गया PbNO3 2। जब हम हमने चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी, यहाँ पे ये वाली रिएक्शन हमने पढ़ी थी, ठीक है, एंड पोटेशियम आयोडाइड। तो इसमें भी क्या होएगा, आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, लेड और आई मिल जाएंगे, मतलब PbI की फॉर्मेशन I2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, और यहाँ पे KNO3 की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये भी क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का गेन, ठीक है, और रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन का लॉस, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन भी होगी। हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऑक्सीजन की फॉर्म में भी एक्सप्लेन करते हैं और रिडक्शन की फॉर्म में भी एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी 1.11 हम समझते हैं। हीट ए चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। जैसे कॉपर पाउडर हमने लिया है, उसको हीट किया, मतलब कंबेशन रिएक्शन करवाए, कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। आप खुद देखिए, यहाँ पे कॉपर मेटल था पहले, उसने क्या किया है, ऑक्सीजन को गेन कर लिया है। तो ऑक्सीजन को गेन करते हैं तो क्या होती है, वो वाली रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड, ऐसे ही अब हमने ले लिया हाइड्रोजन, मैंने आपको कहा था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए, ऑक्सीजन को गेन करेंगे तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन को गेन करेंगे तो रिडक्शन, लॉस में भी इसी टाइप से अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे CuO था, इसने ऑक्सीजन को लॉस किया है, या आप कह सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, सिर्फ कॉपर ऑक्साइड को देखिए, मेन जो कंपाउंड है उसको देखिए, उसने क्या किया, ऑक्सीजन को लॉस किया। देखिए देखिए यहाँ पे CuO से Cu बन गया ये, तो इस वजह से ये क्या बन गया, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन, इसमें रिडक्शन हो रहा है और इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, यहाँ पे आगे डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। तो वो क्या हुआ है, वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुई है, और अगर वो ऑक्सीजन को लॉस कर रही है तो वो रिड्यूस हुई है, ठीक है। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये वाला हो गया CuO प्लस H2, यहाँ पे शो किया हुआ है, क्योंकि H2 ने तो क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन CuO ने क्या किया, ऑक्सीजन को लॉस किया, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आए भी हुए हैं, और आपकी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, एक रिएक्शन शो कर रहे हैं और उसमें आपको बताना कौन सा यहाँ पे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है। तो देखिए ZnO प्लस सी की बात करते हैं। ZnO जो जिंक ऑक्साइड था, इसने ऑक्सीजन का लॉस किया है, Zn में चला गया, तो इसका तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन,
ठीक है। और कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया, CO की फॉर्मेशन हुई, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है। अब सेकंड रिएक्शन MnO2, MnO2 इसके पास ऑक्सीजन थी, MnCl2 बना है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। तो ये वाली सब्सटेंस क्या हुई, रिड्यूस्ड। और जो HCl था, HCl में जो हाइड्रोजन था, इसने क्या ऑक्सीजन को गेन किया यहाँ पे वाटर में, तो यहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीजन का, क्योंकि गेन किया तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब ऑक्सीडाइज हो गया हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे देखिए इन रिएक्शन 1.31 जो हमने अभी अभी करी है, तो आपको इनमें जैसे मैंने अभी आपको शो किया कि कौन सी सब्सटेंस क्या हुई है, रिड्यूस हुई है, जिसने ऑक्सीजन को लॉस किया वो रिड्यूस हुई है, और जिसने ऑक्सीजन को गेन किया है वो ऑक्सीडाइज हुई है। सिर्फ यही वाली चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। तो अब देखिए यहाँ पे हम करते हैं कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये हमारे क्या है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों, कोरोजन और रेंसिडिटी। मैंने एक शॉर्ट्स में भी इन दोनों का डिफरेंस बताया है। अगर देखा जाए क्या होता है, कोरोजन और रेंसिडिटी एक ही चीज है, मतलब किसी चीज का ऑक्सीडेशन हो जाना। लेकिन जब हम फूड की बात करते हैं, अगर फूड या हमारे खाने पीने की कोई चीज का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब वो खाने लायक नहीं रहती है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रेंसिडिटी, रेंसिड हो गया फूड। लेकिन अगर कोई मेटल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाए तो उसी में हम वर्ड यूज करते हैं कोरोजन। तो फूड के लिए फूड का ऑक्सीडेशन हो जाना मतलब रेंसिड हो गया फूड, रेंसिडिटी वाला प्रोसेस हो गया। अगर किसी मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ है तो कोरोजन हो गया। देखिए इसके अकॉर्डिंग समझते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल आर शाइनी। हमें पता है जब हम आयरन का कोई आर्टिकल लेके आते हैं वो शाइन करता है when new but get coated with reddish brown। हमें पता है कुछ दिनों में उसमें क्या होता है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, चाहे हम उसको यूज भी ना करें। अगर वो वैसे ही पड़ा रहेगा तो भी उसमें क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, वो रस्टिंग और कोरोजन एक ही चीज है। ऐसे ही कुछ अलग मेटल है ऑल्सो गेट टर्निश इन दिस मैनर। तो उन जैसे हम कॉपर और सिल्वर की बात करें, उनमें जंग तो नहीं लगता, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस उनमें भी आते हैं जब वो एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में आते हैं। जैसे वेनम मेटल, तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होगी, वेनम मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड, जैसे मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, इनकी जब ये चीज क्या करती है उस मेटल पे अटैक कर लेती है, तो इट्स सेड टू बी कोरोड, मतलब कि वो खराब हो गया, उसके ऊपर एक लेयर आ गई। जैसे जंग लगने की वजह से कुछ दिन बाद हम देखते हैं आयरन की जो स्ट्रेंथ थी ना, वो मतलब कि वो वीक होता चला जाता है। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि कोई चीज कोरोड हो जाती है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, की मेटल का ऑक्सीडेशन हो गया। द ऐसे अगर सिल्वर की बात करें, हम देखते हैं सिल्वर की जैसे पैल्स वगैरह होगी जो लेडीज पहनती है, वो कुछ दिनों बाद ब्लैक होने लग जाती हैं, उनकी शाइनिंग चली जाती है। और अगर हम कॉपर की कोई चीज देखें तो वो क्या होती है, ग्रीन, मतलब ग्रीन कलर हो जाता है। या हमने जैसे कॉपर की कोई चीज पहनी हुई है तो हमारे हैंड पे क्या होता है, ग्रीन ग्रीन सी सब्सटेंस लगनी शुरू हो जाती है। तो वो क्या हो रहा है वहां पे, इन सबका क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। कोरोजन कोज डैमेज, लेकिन जब भी कोरोजन होगा किसी भी मेटल का हो रहा, उससे क्या होता है, मेटल डैमेज ही होता है। उसे वहां पे कोई मतलब कि उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसकी डिसएडवांटेज ही है यहाँ पे। जैसे कार बॉडीज, ब्रिजेज, आयरन रेलिंग को भी क्या है, कुछ सालों बाद बार बार उनको चेंज करते रहना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है वो उनपे जंग लगने की, आयरन पे जंग लगने की वजह से या रस्टिंग होने की वजह से वो वीक होते चले जाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, कोरोजन इज अ ऑफ आयरन इज ए सीरियस प्रॉब्लम, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारा आयरन हर साल क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। एवरी ईयर एन एनर्मस अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। क्योंकि अब देखिए ये जो रेलवे लाइंस है वहां पे क्या आयरन की बनी होती है, तो हर साल क्या है, कोरोजन होने की वजह से वो चीजें खराब हो रही है, उनको बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। तो एक सीरियस प्रॉब्लम हो गई। अब हम आ जाते हैं रेंसिडिटी पे। Have you ever tasted or smelled the fat or oil containing food material left for a long time? जो भी चीजें फैट से या ऑयल से मिलके बनी होती है, हम देखते हैं कुछ टाइम बाद उनकी क्या होती है, स्मेल और टेस्ट उनका चेंज हो जाता है। When fat and oil are oxidized, वो स्मेल और जो टेस्ट है वो किसकी वजह से चेंज होता है, क्योंकि वो क्या हो रहे हैं, वो फूड का ऑक्सीडेशन हो गया। दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, क्योंकि वो रेंसिड हो गए हैं। Usually substance which prevent oxidation
या एंटी मतलब हम क्या करते हैं उस चीज को ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। नेम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, हम एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, फूड को हम एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं ताकि उसका एटमोसफेयर से कोई कॉन्टेक्ट ना हो, टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश बैग ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन। तो हम क्या करते हैं, जितने भी चिप्स के पैकेट्स होते हैं ना, उनमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है ताकि उसको क्या करें, ताकि वो चिप्स का ऑक्सीडेशन होने से हम बच सके, टू प्रिवेंट द चिप्स गेट ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो रेंसिडिटी क्या है, फूड का ऑक्सीडेशन हो जाना, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो हमारे खाने लायक नहीं रहता। तो इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि हम रेंसिडिटी मतलब रेंसिडिटी को कैसे रोक सकते हैं, कैसे फूड का ऑक्सीडेशन को हम स्लो कर सकते हैं। तो वही जैसे एयर टाइट कंटेनर को यूज करके, और जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन गैस हमने फिल की, तो इस टाइप से उसका एयर से कांटेक्ट हमें होने से रोकना है। तो इस वजह से फिर उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीजन का गेन। तो एयर के कांटेक्ट में आने से ही वो चीज क्या हो रही है, उसका ऑक्सीडेशन हुआ जा रहा है। तो इस वजह से हमें क्या करना है, हमें क्या करना है वहां पे आ, उनको एयर टाइट कंटेनर में रखना है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैंने अपनी तरफ से हर एक वर्ड को आपको प्रॉपर डिटेल में आपको समझाया। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।